ओके बेटा, हम लोग पहुंचे मैनेजमेंट अकाउंट में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन 2 है, सुधीर प्रकाशन का। यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द नेट मॉनिटरी रिजल्ट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, द रिलेवेंट डेटा आर गिवन बिलो। कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 और 30,000। डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है 60,000 और 80,000। क्रेडिटर्स 50,000 और 70,000। बैंक लोन 75,000 और 75,000। ठीक है, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर एस फॉलोज। 1/4/2012 मतलब ओपनिंग 150, 31/3/2013 मतलब क्लोजिंग 225 और एवरेज फॉर द ईयर 187.5। अब मैंने सबसे पहले इंडेक्स नंबर्स को सॉल्व करके रखा है। ये इंडेक्स नंबर्स जो दिए मैं, ओपनिंग का इंडेक्स नंबर 150, ड्यूरिंग द ईयर मतलब एवरेज का इंडेक्स नंबर ये 187.5, इसको ड्यूरिंग द ईयर भी बोलते हैं, और क्लोजिंग का इंडेक्स नंबर 225। ये 3 इंडेक्स नंबर्स मैंने लिख के रखे हैं। अब इस तरीके से आपको एक इंडेक्स नंबर का एक फ्रैक्शन बोलो या नंबर बोलो या कन्वर्जन बोलो, एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि आपको इन तीनों को 150 को भी, 187.5 को भी और 225 को भी, तीनों को क्लोजिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब आज की प्रेजेंट वैल्यू, आपको इन तीनों को क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैं सीधा सीधा बता दूं, तो तीनों में क्लोजिंग वाला इंडेक्स नंबर 225 ऊपर आएगा, इसमें भी न्यूमरेटर में 225, इसमें भी 225, इसमें भी 225, और डिनोमिनेटर में ओपनिंग वाले में ओपनिंग का डिनोमिनेटर में आएगा, एवरेज वाले में एवरेज वाले का डिनोमिनेटर आएगा, क्लोजिंग वाले में क्लोजिंग वाले का डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये डिवाइड हो जाने के बाद मैं थ्योरेटिकली भी बताता हूँ कि ये क्या किया हुआ है। तो 225 डिवाइडेड बाय 150 1.5, 225 डिवाइड बाय 187.5 1.2, और 225 डिवाइडेड बाय 225 तो ये आएगा 1.00 बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्या किया है मैंने, क्यों ये सब किया है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट का, सपोज करो कि कोई भी एक प्रोडक्ट है एक्स, उसका प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस साल के शुरू में 1/4/2012 पे किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस था मान लो 28,000 रुपीज। तो हमको ये फाइंड करना है कि इस प्रोडक्ट का इन्फ्लेटेड प्राइस, इस प्रोडक्ट का इन्फ्लेटेड प्राइस ऑन 31/3/2013 कितना होगा, मतलब साल के अंत में इसका प्राइस कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कोई एक प्रोडक्ट है, उसका साल के शुरू में प्राइस था 28,000, तो साल के अंत में कितना होगा। तो साल के शुरू में हमारा इंडेक्स नंबर था 150, साल के शुरू में इंडेक्स नंबर था 150, तो साल के एंड में हमारा इंडेक्स नंबर था 225। ये है इंडेक्स नंबर, मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन, ये इस प्रोडक्ट का प्राइस है। अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि इंडेक्स नंबर अगर महंगाई 150 से 225 हो गई, तो प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो 28,000 से कितना हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बीच में एक क्रॉस आता है कि 150 के सामने 225, तो 28,000 के सामने कितना। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन क्या हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन हो रही है 28,000, यहाँ पे हो रहा है 28,000 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइडेड बाय 150। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 28,000 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइडेड बाय 150। तो अगर आप 225 डिवाइडेड बाय 150 करोगे, जब आप 225 डिवाइड बाय 150 करोगे, देखते जाओ, जब आप 225 डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो यही यही नंबर्स मेरे को चाहिए, 225 अपॉन 150। इसको जब भी हम लोग बचपन से लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको फाइंड अपॉन गिवन भी बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई को हम लोग बोलते हैं फाइंड अपॉन गिवन, जो फाइंड करना है वो ऊपर और जो गिवन दैट है वो नीचे। तो हम लोगों को अगर 225 मतलब क्लोजिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो क्लोजिंग वाला 225 ऊपर आएगा और ओपनिंग वाला 150 नीचे आएगा। तो अगर हम लोगों को किसी भी ओपनिंग बैलेंस को, किसी भी ओपनिंग बैलेंस का इन्फ्लेटेड रेट चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा, तो 225 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 225 से होगा डिवाइड बाय 150 से होगा। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई 225 से होगा डिवाइड बाय 150 से होगा। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइडेड बाय 150। इसका एक्चुअल आंसर होगा 42,000 रुपीज। 225 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 28,000 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय 150, तो इसका इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगा, इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगा 42,000। ठीक है, ये जस्ट एक प्रोडक्ट एक्स करके मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको कि हम ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो उसी तरीके से अगर हम लोगों को ये एवरेज वाला जो इंडेक्स नंबर दिया 187.5, इसको क्लोजिंग में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर आएगा 225 और अपॉन में आएगा 187.5, तो ये डिवाइड करने के बाद आता है 1.2। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है तो 1.5 मल्टीप्लाई करो, जो भी ड्यूरिंग द ईयर वाले ट्रांजेक्शन हैं, एवरेज ट्रांजेक्शन हैं जो साल के बीच में हुए, उनको क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1.2 करो, और जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस वाले हैं क्लोजिंग को क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा प्रेजेंटेशन और नीट एंड क्लीन हो जाए। चलो ध्यान दो, अब जो कैश बैलेंस वगैरह क्वेश्चन में दिया हुआ था उनको सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कैश बैलेंस वगैरह दिया हुआ था उनको धीरे धीरे ट्रांसफर कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर्स। अब क्वेश्चन में हम लोगों को कैश बैलेंस दिया हुआ था, कैश बैलेंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये सब दिया हुआ था। अब मैंने थोड़ी बहुत अमाउंट्स क्वेश्चन में देख के लिख के रखी है, इनको मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी लाइबिलिटीज बोलते हैं। इनको हम लोग मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी लाइबिलिटीज बोलते हैं। सुनते रहना, सुनते रहो। जैसे मान लो हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस 30,000, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन में जाके वैल्यूज चेक करके बता दूं। ये क्वेश्चन है, कैश में ओपनिंग है 15, क्लोजिंग है 30,000, तो मैंने ये कैश का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे लिखा, ये 15,000 लिखा, ये 30,000 लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, मैं ये बीच में इंक्रीज का कॉलम मैंने पहले से बना के रखा है, ये डिलीट कर देता हूँ तो कंफ्यूजन हट जाएगा। ठीक है, डन। कैश का ओपनिंग बैलेंस 15,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग 30,000 दिया हुआ है, ये मैंने देख के लिखा। इसको मॉनेटरी एसेट्स बोलते हैं। मॉनेटरी एसेट मतलब कितनी भी महंगाई बढ़ जाए या कितनी भी महंगाई कम हो जाए, अगर हमारे पास साल के शुरू में 15,000 कैश था तो 15,000 कैश था, उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, उसकी कैश की मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो, जितना कैश हमारे पास पड़ा था उतना ही पड़ा था। ठीक है, साल के अंत में हमारे पास 30,000 कैश पड़ा था तो 30,000 कैश पड़ा था। वो ये मॉनेटरी एसेट्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू ना बढ़ेगी ना कम होगी, जितना कैश हमारे पास पड़ा था उतना ही रहेगा। ठीक है, आगे डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ये वाला 60 और 80, ये मैंने लिख दिया 60 और 80। अभी बहुत लेंदी है आंसर, ध्यान से सुनते रहना। लिखने में छोटा ही है, समझने में बहुत लेंदी है। ये 60,000 और 80,000 डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके बाद आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग 70,000। क्रेडिटर्स 50 और 70, क्रेडिटर्स 50,000 और 70,000। इसके बाद बैंक लोन है, बैंक लोन है 75,000 और 75,000, 75 75, ये बैंक लोन 75 75 मैंने लिख दिया, ये बैंक लोन 75,000 75,000 इतना लिख दिया। अब जो ये पहले ओपनिंग वाले को कन्वर्ट करते हैं, ओपनिंग वाले को हम लोग कौन सा इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या बताया था ओपनिंग वाले का इंडेक्स नंबर। ओपनिंग वाले को किसी को भी कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं ओपनिंग वाले में। सुनते रहो, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.50 करेंगे। ओपनिंग वाले को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1.50, ये वाला। ठीक है, 1.5 1.5 1.5 1.5, तो जितने भी ओपनिंग वाली अमाउंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो हमारा इन्फ्लेटेड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस का इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगा। हमने ओपनिंग बैलेंस को कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये जो 15,000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे तो यही कैश बैलेंस 15,000 अगर एट द एंड ऑफ द ईयर होता तो 22,500 होना चाहिए। यही डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर होता तो 90,000 होना चाहिए। यही क्रेडिटर्स जो 50,000 है ओपनिंग, अगर महंगाई बढ़ गई 1.5 टाइम्स महंगाई हो गई तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये 75,000 हो जाता। ठीक है, और बाकी बचा क्या, बाकी बचा 75,000 बैंक लोन। यही बैंक लोन 75,000 अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका क्लोजिंग इन्फ्लेटेड रेट या क्लोजिंग इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाता 112500। तो मैंने सबको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15,000 इंटू 1.5, 60,000 इंटू 1.5,
50,000 इंटू 1.5 और 75,000 इंटू 1.5। अब मैं आपको इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड करके बताता हूँ कितना कैश और डेटर्स और क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब हम इंक्रीज डिक्रीज सॉल्व करते हैं, सुनना ध्यान से। कैश का जो बैलेंस है वो साल के शुरू में था 15,000, साल के अंत में हो गया 30,000। कैश साल के शुरू में था 15,000, अंत में हो गया 30,000, तो कितना कैश हमारा इंक्रीज हुआ, इसको इंक्रीज बोलेंगे। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ? ऑब्वियसली 15,000 इंक्रीज हुआ। 30 माइनस 15, 15,000 इंक्रीज हुआ। साल के शुरू में कैश था 15,000, अंत में हो गया 30,000, तो 15,000 पे कैश हमारा बढ़ गया। उसी तरीके से डेटर्स साल के शुरू में था 60,000, एंड में हो गया 80,000, तो कितना डेटर्स बढ़ गया? तो ऑब्वियसली डेटर्स हमारा 20,000 बढ़ गया। उसी तरीके से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ओपनिंग था 50, क्लोजिंग हो गया 70, कितना क्रेडिटर्स बढ़ गया? 20,000 बढ़ गया। बैंक लोन ओपनिंग था 75, क्लोजिंग भी है 75, तो कितना बैंक लोन बढ़ा? 0, बैंक लोन 0 बढ़ा। ये जो इंक्रीज है, ये जो इंक्रीज है इसको आप बोल सकते हो इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, आप इसको इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर बोल सकते हो। और इसमें एवरेज वाला इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा। जो सारे ड्यूरिंग द ईयर वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब में एवरेज वाला इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो एवरेज वाला इंडेक्स नंबर कितना था आपको याद है? 1.2 था, ये वाला 1.2, एवरेज वाला इंडेक्स नंबर 1.2 था। तो जो भी तब ड्यूरिंग द ईयर वाली ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें एवरेज वाला इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा 1.2, 1.2, 1.2, 1.2। ठीक है, मैं थोड़े से कॉलम्स बीच में इंसर्ट कर दूं। मैं क्लोजिंग बैलेंस को थोड़ा राइट साइड लेके जाता हूं। ये क्लोजिंग बैलेंस को मैं थोड़ा सा राइट साइड लेके गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बीच में थोड़े कॉलम्स चाहिए। अब जो ड्यूरिंग द ईयर वाले अमाउंट्स हैं उसमें मल्टीप्लाई होगा 1.2, तो 15,000 का इन्फ्लेटेड प्राइस, 15,000 जो इंक्रीज हुआ उसका इन्फ्लेटेड प्राइस, तो 15,000 कैश में इंक्रीज हुआ मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो इसका इन्फ्लेटेड प्राइस होगा 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 24,000। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 24,000। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 0। ये हमारा जितना इंक्रीज था उसको हम लोगों ने इंडेक्स नंबर थे 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना सारा इंक्रीज हुआ। अब जितना क्लोजिंग बैलेंस है, अभी एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस में तो सब में मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा, क्योंकि यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और इसी को क्लोजिंग को ही क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है। अगर क्लोजिंग को ही क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा। ठीक है, देखते रहो। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 30, 80, 70, 75, इनको सबको मल्टीप्लाई बाय हम 1 करेंगे। अब टेक्स्ट बुक वालों का तरीका, क्योंकि टेबल फॉर्मेट नहीं है और मेरा टेबल फॉर्मेट है, मैं कॉलम्स बना के बता रहा हूँ, तो मेरे को मेरा मेथड ज्यादा इजी लगता है। तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उन सब में मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंसेस में 225 अपॉन 225, तो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। तो अब ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 और 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। तो मैंने ओपनिंग बैलेंसेस में सबको मल्टीप्लाई बाय 1.5 किया, क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर वालों को सबको मल्टीप्लाई बाय 1.2 किया, क्लोजिंग वालों को मैं सबको मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा हूँ। देखते रहो। 30,000 इंटू 1, 30,000, 80,000 इंटू 1, 80,000, 70,000 इंटू 1, 70,000, 75 इंटू 1, 75। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेटेड प्राइसेस, इंडेक्स नंबर्स। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस का इन्फ्लेटेड प्राइस आ गया। डन। अब हम क्या करेंगे, सुनते रहो। अब हम इन सब का टोटल करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस में का कितना टोटल हुआ, इंक्रीज का कितना टोटल हुआ और क्लोजिंग का कितना टोटल हुआ। सुनते रहना। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट्स थी इसको हिस्टोरिकल अमाउंट भी बोलते हैं, 15,000 और 60,000 को इसको छोड़ दो, इन्फ्लेटेड प्राइसेस का टोटल करो। तो ये 22,000 और 90,000, इनका टोटल 22 और 90, 112500। अब ये 18 और 24, 42,000। अब ये क्लोथिंग 30 और 80, 1,10,000। ये एसेट्स हो गए, मॉनेटरी एसेट्स। अब ये मॉनेटरी लायबिलिटीज 75 और 112, तो आएगा 187,500, 24,000 और 0, 24,000, 70 और 75, ये हो जाएगा 1,45,000।
अभी जो मेन आंसर है वो अभी समझने जैसा है, यहां से लेकर ही समझने जैसा है। ध्यान देना, लॉजिक समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जो मॉनेटरी एसेट्स हैं, मॉनेटरी एसेट्स में जो मॉनेटरी एसेट्स हैं हमारे, उनमें जो ओपनिंग बैलेंस है, एक्चुअल था 15 और 60, मतलब एक्चुअल हुआ 75, इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया 112500, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेटेड प्राइसेस मॉनेटरी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंसेस होना चाहिए था 112500, और इंक्रीज का जितने मॉनेटरी एसेट्स इंक्रीज हुए उनका इन्फ्लेटेड प्राइस होना चाहिए था 42,000। अब एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन मॉनेटरी एसेट्स में हमारा लॉस होता है, एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन मॉनेटरी एसेट्स में हमारा लॉस होता है। अब समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस का इन्फ्लेटेड प्राइस है 112500, ड्यूरिंग द ईयर का इन्फ्लेटेड प्राइस है 42,000। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि होना कितना चाहिए था और है कितना। ठीक है, इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का इन्फ्लेटेड प्राइस कितना है? तो ओपनिंग बैलेंस का इन्फ्लेटेड प्राइस है 112500। अब जो ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का इन्फ्लेटेड प्राइस क्या है? इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ इंक्रीज इन मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी एसेट्स जो इंक्रीज हुए उनका इन्फ्लेटेड प्राइस कितना है? तो इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ इंक्रीज इज 42,000। अब दिमाग लगाओ, ओपनिंग बैलेंस का इन्फ्लेटेड प्राइस, ये मॉनेट जितना इंक्रीज हुआ उसका इन्फ्लेटेड प्राइस। अब इन दोनों का हम टोटल करते हैं, अब इन दोनों का टोटल करेंगे ना, इक्वल टू ये प्लस ये, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा मॉनेटरी एसेट्स का इन्फ्लेटेड प्राइस होना चाहिए था 154,500। मॉनेटरी एसेट्स का इन्फ्लेटेड प्राइस होना चाहिए था 154,500, ये होना चाहिए था, इसको हम बोलते हैं शुड हैव बीन, इतना होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारे मॉनेटरी एसेट्स है, उनका टोटल क्लोजिंग बैलेंस अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन होना चाहिए था 154,500, लेकिन है कितना? एक्चुअली में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,10,000। मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई कि हमारा ओपनिंग बैलेंस और इंक्रीज दोनों को मिला के हमारे जो मॉनेटरी एसेट्स हैं वो होने चाहिए थे 154,500, शुड हैव बीन, मॉनेटरी एसेट्स शुड हैव बीन दिस मच 154,500, बट एक्चुअल क्लोजिंग मॉनेटरी एसेट्स, एक्चुअल क्लोजिंग मॉनेटरी एसेट्स हमारे कम है, और वो है 1,10,000। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेटेड अमाउंट, इसको बोलेंगे इन्फ्लेटेड प्राइस या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग मॉनेटरी एसेट्स। तो मॉनेटरी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन 154,500, इतना होना चाहिए था, बट एक्चुअली में है कितना? एक्चुअली में है 1,10,000। तो जितना कम है वो हमारा लॉस हुआ, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स, इसको लॉस बोलते हैं, लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स, क्योंकि होना चाहिए था ज्यादा, होना चाहिए था 154,500, बट एक्चुअली में है सिर्फ 1,10,000। तो हम क्या करेंगे, 154,500 में से माइनस कर देंगे 1,10,000, तो ये लॉस हुआ 44,500। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेबल में बताऊं सीधा सीधा, तो ये 112500 और ये 42,000, इन दोनों को प्लस करके 1,10,000 माइनस कर देंगे, तो लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स आ जाएगा। ये तो मैं साइड में आपको लॉजिक समझा रहा था पूरा। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स, लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स लिख के मैं ये 112500 को प्लस करूंगा, ये वाला 112500 प्लस होगा, और ये 42,000 भी प्लस होगा, उसमें से 1,10,000 माइनस हो जाएगा, तो सीधा सीधा लॉस आ जाएगा 44,500। और ये मैं आपको साइड में पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा था कि 44,500 कैसे आया। ठीक है, ये हुआ लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स, क्योंकि एसेट्स होने चाहिए थे ज्यादा, 154,500 होने चाहिए थे, बट एक्चुअली में है कम, है सिर्फ 1,10,000, तो हमारा लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 44,500। उसी तरीके से सेम लाइबिलिटीज में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये जो लाइबिलिटीज है मॉनेटरी लाइबिलिटीज, इसमें हमारा प्रॉफिट होगा, तो वो भी कैलकुलेट करके बता दूं प्रॉफिट कैसे होगा। सेम लॉजिक इज सेम,
यहाँ पे लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स था ऊपर, नीचे हो जाएगा प्रॉफिट, नीचे हो जाएगा प्रॉफिट ऑन मॉनेटरी लायबिलिटीज, मॉनेटरी लायबिलिटीज में प्रॉफिट हो जाएगा, सेम रूल सेम है। 187,500, ये वाला 187,500, इतनी लायबिलिटीज होनी चाहिए थी ओपनिंग बैलेंसेस का इन्फ्लेटेड प्राइस प्लस प्लस 24,000 ड्यूरिंग द ईयर जितना इंक्रीज हुआ उसका इन्फ्लेटेड प्राइस माइनस 1,45,000। तो ये आपका प्रॉफिट आया 66,500। मैं यहाँ पे सारा लिख के भी बताता हूँ, जहां जहां पे एसेट्स है मैं वहां पे लायबिलिटीज कर दूंगा, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे हो जाएगा इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ऑब्वियसली ये ऊपर सब मॉनेटरी एसेट्स था, ऊपर ये सारे मॉनेटरी एसेट्स थे और यहाँ पे नीचे सारे मॉनेटरी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस का इन्फ्लेटेड प्राइस, तो जो मॉनेटरी लायबिलिटीज थी हमारी वो वैसे ही साल के शुरू में थी 1,25,000, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड में होनी चाहिए थी 1,87,500। अब जितना इंक्रीज हुआ मॉनेटरी लायबिलिटीज, वो एक्चुअल इंक्रीज हुआ ये वाला 20,000, बट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन 24,000 होना चाहिए था, ठीक है। आगे तो टोटल इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ क्लोथिंग, सॉरी inflated price of clothing monetary liabilities, inflated price of clothing monetary liabilities, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये inflated price of इंक्रीज इन मॉनेटरी, ये लायबिलिटीज आएगा, यहाँ पे ऊपर एसेट्स आएगा, ठीक है। ये सब आपके सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा। तो 187,500 प्लस 24,000 ये होता है 211,500, और एक्चुअल क्लोजिंग है कितना, एक्चुअल क्लोजिंग है 1,45,000, ठीक है। तो लायबिलिटीज होनी चाहिए थी इतनी, लायबिलिटीज होनी चाहिए थी 211,500, बट एक्चुअल लायबिलिटीज है 1,45,000। तो हमारा प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ 66,500, ये हमारा प्रॉफिट हुआ 66,500। तो लायबिलिटीज में प्रॉफिट होता है, एसेट्स में लॉस होता है एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, ओके, अगर इंक्रीज हो तो ऑब्वियसली। अब नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट ऑन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट ऑन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है। हमारा प्रॉफिट है 66,500 ये वाला, माइनस हमारा लॉस है 44,500 ये वाला, तो नेट प्रॉफिट हुआ हमारा 22,000। फाइनली हमारा 22,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारा स्टेटमेंट बना के बता दिया। बुक वालों ने स्टेटमेंट नहीं बनाया इतना ज्यादा, बुक वालों ने पैराग्राफ स्टाइल में एक एक अमाउंट करके सॉल्व किया। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंस हैं, पहले 3 कॉलम जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ओपनिंग बैलेंस हैं, ये सब इंक्रीज है, और ये सब क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो मैंने कलर भी अलग अलग कर दिया जैसे और दूर से आपको क्लियरली दिखे। चलो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सारा अच्छे से। इलस्ट्रेशन 2 है इन्फ्लेशन अकाउंट का, ये एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आपके, मेन ये स्टेटमेंट आपको बनानी है ये वाली। मैं एक एक कॉलम करके दिखा दूं। ये ओपनिंग बैलेंसेस का कॉलम हो गया, इंक्रीज का कॉलम भी हो गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम अभी आपको दिख रहा है। ये फाइनल आंसर 22,000, और ये साइड में जो कैलकुलेशन लिखी है ये एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये आपके समझने के लिए, इस साइड वाले 2 टेबल्स, ठीक है। चलो लिखते रहो सब अच्छे से, लिखोगे तो याद रहेगा, ओरली कुछ नहीं होगा, लिखते रहना।